अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। 2015 में आसिफ रज़ा राना जो गुजरांवाला के एक रिहायशी हैं, सरकारी मुलाज़िम हैं 14 ग्रेड के। उन्होंने अपनी एक तस्वीर फ़ेसबुक पे पोस्ट की जिसमें उनके 2 दोस्तों को भी देखा जा सकता है और अपने ही एक दोस्त को पैगाम दिया जिनका नाम मुदस्सिर था कि तुमसे दोस्ती ख़त्म हो गई है और अब मेरा जो अगला बेहतरीन दोस्त है वो सलमान है। ये पिक्चर वायरल हो गई बहुत जल्दी, बहुत लोगों ने इसको शेयर किया और 6 साल बाद यानी 2021 में, बल्कि कल की बात कर रहा हूँ, 1 अगस्त 2021 को ये तस्वीर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाउंडेशन के ऊपर $53,000 के एवज नीलाम हुई, जो 20 इथेरियम बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में अगर देखा जाए तो तकरीबन 84 लाख रुपए की रकम बनती है। इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है, ये हम जानेंगे आसिफ रज़ा राना से, जिन्होंने इस तस्वीर को क्रिएट किया और पहली मर्तबा पोस्ट किया था। साथ ही हम बात करेंगे ज़ैन नकवी से, जो को-फाउंडर हैं अल्टर के, और उनसे पूछेंगे क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट और आम लोग जो हैं वो अपनी डिजिटल क्रिएशंस को, कोई मीम हो या पिक्चर्स हों, वो ऑक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन और किस तरह कर सकते हैं और क्या इतनी रकम हासिल की जा सकती है? क्या ये ज़रिए आमदनी भी बन सकता है? ये 2015 की बात है जब मेरे दोस्त मुदस्सिर से मेरी किसी बात पे थोड़ी नाराज़गी हो गई, तो वो मुझे छोड़ के उसने मुझे छोड़ दिया, दोस्ती ख़त्म कर दी। तो उस वक़्त 2015 में मेरे कुछ दोस्त थे, सिर्फ़ तकरीबन 200-300 फ्रेंड्स होंगे फ़ेसबुक पे। तो मैंने उसको ये दिखाने के लिए सिर्फ़ ये तस्वीर पोस्ट की कि अगर आप मुझे छोड़ गए तो कोई बात नहीं, मैंने अभी अपना नया फ्रेंड बना लिया सलमान। तो मैंने उसकी तस्वीर पे क्रॉस किया, मोबाइल से मैंने एडिटिंग की, तस्वीर पे क्रॉस करके मैंने फ़ेसबुक पे लगा दिया और सलमान से शेक हैंड किया, वो तस्वीर एडिट करके लगा दी। अब मुझे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी दुनिया में वायरल हो जाएगी एकदम। तो 2-3 दिन बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट ही आना शुरू हो गई। इवन के 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर मेरे 5,000 फ्रेंड्स फ़ेसबुक पे पूरे हो गए और फॉलोअर्स भी तकरीबन 8-9 हज़ार हो गए। अभी भी हज़ारों के हिसाब से फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग है जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्विकली वापस आते हैं जो बड़ी खबर है हमारी, जिसकी वजह से हमने आपको थोड़ी-सी तकलीफ भी दी आज के लिए। ये बताएँ, ये जो ऑक्शन जब नीलामी पे ये लग रहा था, ऑब्वियसली आपने वॉच जी, किया जी। होगा, आपने फ़ेसबुक लाइव भी किया। तो 1 इथेरियम से जो उस वक़्त शायद $2500 का था, वहाँ जी। से ये शुरू हुआ और 24 घंटे में करते-करते और आखिरी जो आवर था उसमें जो काफ़ी ऊपर चला गया, डबल हो गया मेरे ख़्याल में। तो क्या चल रहा था आप लोगों के दिमाग में, आपके दोस्तों के जी। दिमाग में उस वक़्त? एक्चुअली ये हमारी तो तवक्कुआत से भी ज़्यादा बढ़ के हुई है इसकी वजह ये है। हमारे माइंड में 10 से 15 लाख तक की है ही बस कि इतना शायद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस एथेरियम पे गया है, तो जिसकी तकरीबन पाकिस्तानी मालियत 84 लाख रुपए बनती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इन पैसों का आप क्या करेंगे? या ज़ाहिर है किसी के पास अगर अचानक से जो जी कोई अभी गैर मुतवक्का अमाउंट आ जाए तो पता नहीं होता, प्लानिंग तो होती नहीं, अब क्या करेंगे आप इसका? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें तो बिल्कुल भी इसकी तवक्को नहीं थी। अब अल्लाह ने हमारी मदद की है तो इंशाल्लाह मैंने अपना ज़ाती मकान लेने की नियत की हुई है। मैं ज़ाती मकान लूँगा, गाड़ी लूँगा और बाकी जो हैं हमारे फ्रेंड्स में भी अभी डिवाइड करना है। ज़ाहिर-सी बात है जो मेरा दोस्त है मुदस्सिर और सलमान। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये चीज़ गैर मुतवक्को थी, आपने जब मीम बनाया था 6 साल पहले उस वक़्त भी नहीं पता था और अभी जब ऑक्शन करने जा रहे थे, उस वक़्त भी आपने जो बताया आपका जो जी, जी। एक्सपेक्टेशंस थी उससे कहीं गुना ज़्यादा अमाउंट रेज़ हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए एक ज़रिया आमदनी बन सकता है या फिर ये बस एक दफ़ा तुक्का लगना था, लग गया, या फिर आपको लगता है नहीं, अगर आप काम करें तो फिर शायद मेबी 1-2 साल में इस तरह का एक मीम बना लिया जाए, जो पूरे साल के लिए काफ़ी हो? ज़रिया आमदनी बन सकता है ये? जी, देखें जी, जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी, जी, बिल्कुल देखिए जब एक इंसान को एक जगह से कुछ आमदनी हो जाती है ना, तो उसके माइंड में कुछ और भी ख़्यालात आ जाते हैं, यार चलो ये हमारी इस तरह की जो एक आर्ट सेल हुआ है, हम कुछ और भी बना सकते हैं, वो भी सेल हो सकता है। अब आइंदा देखेंगे अगर कोई ऐसा सीन हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ज़ैन, पहले मुझे ये बताइएगा, ये नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी बेसिकली है क्या, आसान अल्फाज में? अगर हम आसान अल्फाज में एनएफटी को समझाने की कोशिश करें तो एनएफटी बेसिकली आपके डिजिटल असासे हैं। अभी तक हमें जब भी हम कुछ डिजिटली ऑनलाइन अपडेट करते हैं, हमें उनकी ओनरशिप पे थोड़ा सा मसला होता है। अनलेस एंड अनटिल आपका रियल वर्ल्ड में उसका कॉपीराइट है, एक पूरा मैकेनिज्म है उसके पीछे, आप उसे क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी चीज है। तो डिजिटल असासे क्योंकि ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, इसलिए जब ही जैसे ही एक असासा बनता है तो उसके साथ यूनिक आईडी, उसका यूनिक कोड, उसका पूरा मेटा डेटा अटैच हो जाता है।
तो ये चीज देखने वाली है कि आपको एक ऑथेंटिकेशन की स्टैम्प मिल जाती है। अब समझ लें जिस तरह ये आपके अंगूठे का निशान है, इसी तरह हर एनएफटी का अपना एक इंडिविजुअल मार्क होता है जो चेंज नहीं हो सकता। जैन, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये जो एनएफटी था, फ्रेंडशिप ब्रांडेड विद मुदस्सिर, ये आपने क्यों चुना? और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके स्टार्टअप की ये पहली ऑप्शन है? ये हमारे स्टार्टअप की पहली ऑप्शन है और इसको चुनने के कुछ वजूहात थी। एक तो ये कि फ्रेंडशिप डे वाज राइट अराउंड द कॉर्नर। जब तक इसका प्लान, जब तक इसकी वर्किंग, हमारा रिसर्च कंप्लीट हुई, तो वी जस्ट हैड अबाउट इनफ टाइम टू लॉन्च दिस फ्रेंडशिप डे की रेलेवेंस के हिसाब से। दूसरा, एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि दिस मीम वाज पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर। सो और भी बहुत सारे मीम्स हैं जो खाली पाकिस्तान में या साउथ एशिया की हद तक जो है ना रह जाते हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाते। बट ये वाला मीम इट वाज यूनिवर्सल। तो जैसे कि पहले भी बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल हो चुका है, पॉप कल्चर में भी इस्तेमाल हो चुका है, डिफरेंट कार्टून्स में भी इस्तेमाल हो चुका है। जी, तो ये वजह थी उसकी कि हम बहुत स्पेसिफिक थे कि हम ऐसी चीज चाहते थे जो कि एक लार्जर ऑडियंस को रीच कर सके, जिसको बहुत ज्यादा लोग देख के जो है ना सराह सकें, रादर देन कि एक बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी। अच्छा जैन, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपने एक इथेरियम रखा था जो $2500 थे शायद उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से, और ऑक्शन के दौरान क्या सोच रहे थे आप लोग, और जो बिडिंग को मॉनिटर कर रहे थे और प्राइस ऊपर जा रही थी, थोड़ा सा उसको समराइज करेंगे उसको? और क्या आपकी तवक्को से ज्यादा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं आएगा इतना अच्छा अमाउंट? अच्छा, हमें एक अच्छे अमाउंट की तवक्को तो थी ऑब्वियसली, इसी वजह से हमने रिसर्च भी की थी, हमारे ग्राउंड वर्क भी उस वजह से कंप्लीट थे, उसी वजह से इस मीम की सिलेक्शन हुई थी टू किक ऑफ थिंग्स फॉर अस एज वेल। इसमें एक चीज समझना जरूरी है कि हम, बिकॉज वी आर अ स्टार्टअप एज वेल, हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी था कि क्या हमारी चीज जाके एक हिट होती है या वो फ्लॉप होके वापस आ जाती है। हमारा पहला ओपनर जिसे मैं कह रहा हूँ वो जाके कैसा परफॉर्म करता है। तो इन द सेंस ऑफ दिस मीम आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग एक अच्छी अमाउंट, लेकिन जितना ऊपर वो गया है वो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड इट्स बिन अमेजिंग। बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए भी, क्रिएटर्स के लिए भी, एंड विद एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। चलिए इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। आपने कहा बड़ी तवक्को से अच्छा चला गया, पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, तो इसको अगर हम मवाजना करते हैं कि पाकिस्तान से पहले भी एनएफटी कुछ लोग कर रहे हैं, उसका अमाउंट कितना रहा है, और क्या ये सबसे महंगा तरीन एनएफटी गया है पाकिस्तान से, या फिर नहीं इससे महंगा कोई जा चुका है? और क्या अगर एनएफटी महंगा जा चुका है तो क्या सबसे महंगा एनएफटी मीम गया है? ये इसके बारे में जरा आप थोड़ा सा मवाजना कर सकते हैं? मेरे जहां तक मेरी नॉलेज है, ये सबसे महंगा मीम एनएफटी तो डेफिनेटली है। ठीक है, ऑल्सो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कलेक्शन का हिस्सा बना है, जहाँ पे पहले स्टॉर्म डॉग हैं जो डॉग कॉइन के अक्सर इस्तेमाल होते हैं, व्हेन एवर डॉग कॉइन इज राइजिंग, एक स्टॉर्म डॉग का सिंबल जो है, तस्वीर जो है वो शेयर होना शुरू हो जाती है। तो एंड्रयू जो कि कलेक्टर हैं, एंड्रयू कांग, उनकी कलेक्शन में वो है। उनकी कलेक्शन में हराम्बे है, विच इज अ वेरी पॉपुलर इंटरनेट गोरिल्ला, जो मतलब सब जानते ही हैं उसकी कहानी क्या है। इसके साथ साथ आई थिंक जो पाकिस्तान में पहले एनएफटी ऑक्शंस होती रही हैं, बिल्कुल हुई हैं, दे हैव रीच्ड अ सर्टेन अमाउंट, बट आई डोंट थिंक एनीवन देयर हैज टच्ड इतना जितना हमने किया है विद फ्रेंडशिप एंडेड मीम। और मैं इस चीज पे गलत क्लेम बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा कि हम पहले हैं या हम दूसरे हैं, मगर इस टाइम आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज अब तक, और अल्लाह करे कोई जल्दी से आए और हमें जो है ना सेकंड प्लेस दे दे, या हम ही बहुत जल्दी अपने आप को सेकंड प्लेस दे दें, बट या आई थिंक राइट नाउ वी आर द बिगेस्ट मीम एनएफटी ऑक्शन इन पाकिस्तान। अच्छा, ये पेमेंट जो है ये हो चुकी है, और अगर हो गई है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? अच्छा, पेमेंट की सेटलमेंट कल जो है वो फाउंडेशन जो प्लेटफॉर्म है, एंड्रयू और हमारे दरमियान हो गई है ऑल्टर के। सेटलमेंट इसकी अब हमारे और आसिफ एंड हिज द क्रिएटर्स जो हैं इस मीम के, उनके दरमियान चल रही है। स्पेसिफिक परसेंटेजेस तो देयर आर लॉट ऑफ एनडीएज जिनके तहत मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इन अ वीक और टू सबके पैसे उन तक
दे दिए जाएंगे, मुंतकिल हो जाएंगे। we're just trying to work with a couple of local authorities to see कि हम कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इसको सीमलेस और बहुत इजी बना सकते हैं सबके लिए। ठीक है, आपने सबकी बात की, मुझे बताएं पाकिस्तान के जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, बल्कि आज के दौर में मीम आर्टिस्ट हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या कोई ये जरिया आमदनी बन सकता है, या फिर ये एक गैर मुतवक्को तौर पे एक मीम वायरल हो गया और उसकी अच्छी प्राइस भी मिल गई, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, ये एनएफटीज एक बड़ी ग्रोइंग मार्केट है और क्रिएटिव आर्टिस्ट जाके इसमें ऑप्शन कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं? आई थिंक जहाँ तक बात है आपके क्रिएटिव आर्टिस्ट की या मीम मेकर्स की, अगर हम उन्हें क्रिएटर्स बोल लें, जो आपके क्रिएटर्स हैं उन्हें इस टाइम ये समझना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर वो खुद ही अपने मतलब उनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हो सकती हैं, उनकी अपनी क्रिप्टो करेंसीज हो सकती हैं जिसमें वो ट्रेड कर रहे हो, टोकन उनके अपने होंगे। तो मैं आपकी वेबसाइट पे आऊंगा, मैं कहूंगा कि जी मुझे आपका काम बड़ा पसंद है, मैं ये आपसे एक चीज खरीदना चाहता हूँ, हमारा वहीं पे ट्रेड होगा और मैं आगे चल पड़ूंगा। सो जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हमारे क्रिएटर्स को ये जरूर सोचना चाहिए कि वो कब तक ब्रांड्स के ऊपर या इस तरह की चीजों के ऊपर रिलाई करेंगे, जबकि उनका अपना जरिया आमदनी बन सकता है। एक दो और प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह के फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट ही क्रिएटर्स को उनके 1000 फैंस से करा रहे हैं। उनका मानना है जी कि अगर एक क्रिएटर के पास 1000 फैंस हैं तो ही इज मोर देन इनफ सिक्योर टू कीप हिज फाइनेंशियल्स गोइंग। तो ये जो है मेरे ख्याल से फ्यूचर में सबसे ज्यादा जरूरी देखना ये है कि आपके फॉलोअर्स आपसे कितना कनेक्टेड हैं और आप उन्हें किस किस्म की चीज दोगे एंड उसके बदले में वो आपको क्या देने को तैयार हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। इस पे मैं थोड़ी बात और करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी आपने बात की कि कलेक्टर्स की, कि जो क्या वैल्यू पे करने को तैयार हैं। ये $53,000 जो है, ये बड़ा अमाउंट है। ये क्या बेसिकली पर्पस हो सकता है किसी कलेक्टर के जहन में, क्यों वो इतना अमाउंट देना चाहेगा एक मीम के लिए? मतलब क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है हेविली, इथीरियम के अंदर फॉर एग्जांपल, जिसको सपोर्ट करना चाह रहे हो, या मीडिया लाइमलाइट चाहिए कि मैं खबरों में आ जाऊंगा, या फिर कोई और पर्पस है? क्या रीजन हो सकता है? थोड़ा सा बताएं इस बारे में। अच्छा, आई डोंट थिंक एंड्रयू क्वांग जो हैं उनका पर्पस मीडिया हाईलाइट है, क्योंकि उन्होंने अपने सेकंड अकाउंट से खरीदा था। हमें ढूंढना पड़ा है कि जी ये परचेजर जो है, ऑक्शनर जो है, ये आ कौन रहा है, तो पता लगा कि अच्छा जी वो एंड्रयू क्वांग साहब है, क्योंकि वो भी अपना एक सेकेंडरी अकाउंट यूज कर रहे थे। सो मे बी आई डोंट थिंक लाइमलाइट वो चीज़ है जिसके लिए वो भाग रहे हों, क्योंकि वो काफ़ी उनका बड़ा नाम है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, ही इज़ अ वेरी वेरी वेल नोन फिगर। व्हाट आई थिंक इज के इस टाइम देखें, हर चीज की एक वैल्यू होती है। पहले आर्ट की अगर कोई वैल्यू है, कोई घड़ी खरीदता है 1960s की, तो उसका अटैचमेंट है उस दौर से, उस जगह से, उस जगह की क्राफ्ट्समैनशिप से। करंटली या अगर कोई पुरानी गाड़ी खरीदता है, लेट्स से कि जी मैंने 80s की एक वॉक्सवैगन लेनी है और उसे ठीक कराना है और उसे तैयार कराना है, तो उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है, जर्मन एफिशिएंसी जुड़ी हुई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे टू बाय दिस मीम आप इंटरनेट की हिस्ट्री खरीद रहे हैं। 2015 में ये मीम पब्लिश होता है, उसको बहुत ज्यादा सराहा जाता है। और सबसे जरूरी बात समझनी ये है कि हमारे यहाँ अक्सर चीजें वेस्ट से ईस्ट तो बहुत आराम से आ जाती हैं, लेकिन किसी चीज का ईस्ट से वेस्ट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जो कोई दो चार आप देख लें हमारे फनकार या हमारे आर्टिस्ट या हमारे सेलिब्रिटीज चले भी जाते हैं, उनका नाम वैसे ही ज्यादा हो जाता है लोकली भी। हम उन्हें सराहना का ज्यादा शुरू कर देते हैं, हम उन्हें मानना ज्यादा शुरू कर देते हैं, बिकॉज द वेस्ट लाइक्स देम एज वेल। So I think with Andrew's, auction, Andrew being the final, winner of this auction, वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि हम जो चीजें यहाँ बना रहे हैं उनकी ग्लोबल स्टेज पे एक्सेप्टेंस है, रिकग्निशन है, और आप अगर बनाएंगे तो लोग आएंगे। It's that thing that if you build, they will come. आप कह रहे हैं वी शुड बी मेकिंग मोर स्टफ, तो आप वाबस्ता हैं इससे, आप सर्विसेज, नीलामी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह के डिजिटल कंटेंट या
ऑनलाइन क्रिएशन जो है आपके ख्याल में पाकिस्तानियों को बनानी चाहिए, जिसकी ग्लोबल अपील हो, जिसमें वो पैसे भी बना सकें और पाकिस्तान को अच्छी रेवेन्यू भी आ सके इससे, और इनफैक्ट पाकिस्तान को आए ना आए, एटलीस्ट इंडिविजुअल्स को अगर छोटी पेमेंट्स भी आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा। किस तरह का आर्ट बनाना चाहिए उनको, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? सर आई थिंक इंडिविजुअल्स को ऑलरेडी फ्रीलांसर्स के तौर पे तो पेमेंट्स आती हैं। आपको पता है हमारी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। हाँ, उन्हें कुछ पॉलिसीज की वजह से सपोर्ट कई दफ़ा मिल भी जाती है, कई दफ़ा कुछ इश्यूज भी होते हैं। आई मीन मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस पर, लेकिन फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है पाकिस्तान में। बट अफसोस की बात यह है कि वो कभी मिल के कुछ ओरिजिनल चीज़ नहीं बना पाते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लैक ऑफ फंडिंग है, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता। करते भी हैं तो हमारे यहाँ बेसिकली पाइपलाइंस नहीं है या गाइडलाइंस नहीं है कि करना किस तरह है। तो इवन हमारे केस में भी जब हमने काम शुरू किया है, बहुत जैसे कहते हैं ना, वो मार खा खा के सीखना पड़ा है कि अच्छा इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, अच्छा अगर ये चीज़ हो जाती है तो किस तरह हैंडल करना है। तो वो बैक एंड फोर्थ, ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल लर्निंग प्रोसेस, बट साथ वो थोड़ा सा अक्सर तंग भी कर देती है और कुछ लोग बीच में हार भी मान जाते हैं। तो या आई थिंक वो चीजें हैं Okay. जो जरूरी है देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कि पहला ऑप्शन था और अच्छा चला गया, जबरदस्त चला गया, अगला प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं आप? हमने अभी देखा, आप जो, आपको याद होगा वो सारिम साहब थे जो वर्ल्ड कप के मैच में उनका एक एक्सप्रेशन था जो बाद में मीम बन गया और बड़ा फेमस हुआ था, और शायद आई थिंक इस वक्त हांगकांग के मीम्स म्यूजियम में भी उसको फीचर किया गया। तो जी इट कुड बी अ बिल्कुल। कैंडिडेट, वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। क्या अभी आपके जहन में अगला प्रोजेक्ट कोई है, और यू आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट इट? No, we've already thought about it, and in fact, as I mentioned, there were a lot of things in the works. सिर्फ पहली जिसे कहते हैं पब्लिक जो हैं वो आसिफ, सलमान और मुदस्सिर हुए हैं। सो हमारा जो किक ऑफ पॉइंट था वो गुजरांवाला बन गया, बट इंशाल्लाह we'll be expanding beyond even Pakistan. We have a couple of creators from other South Asian countries जिनको हम बहुत जोर और शोर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बहुत मज़ेदार काम है, बहुत मज़ेदार उनकी वायरलिटी है। दे एंड वी like right now we are talking to a couple of musicians, a couple of multimedia artists जिसे कहेंगे, a couple of contemporary artists। तो मेरे ख्याल से हम अक्सर बात करते रहेंगे हर 2-2.5 महीने बाद कोई। ये हमारे तो इरादे हैं कि हम रेलिवेंट रखें NFT की डिबेट को और उसकी एक्सेसिबिलिटी को, और कि क्या क्या किया जा सकता है उस स्पेस में रहते हुए। कोई इनफरादी तौर पे अपना समझता है कि उसका आर्ट, उसमें जान है और वो उसकी ऑनलाइन वैल्यू हो सकती है, जी जी। वो उसके पास क्या ऑप्शन है, किधर जाके वो सेल कर सकता है? आप जैसी कंपनी से रब्ता करना होगा या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे खुद जाके आप ऑप्शन पे लगा सकते हैं अपना डिजिटल कंटेंट? पाकिस्तान से पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से अगर करना है। मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है वो कि पाकिस्तान में बैठे हुए भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। सीनियर आर्टिस्ट से मुराद है कि वो काम इस फील्ड में ज़्यादा देर से कर रहे हैं, उनकी उम्र से नहीं, जिनसे जाके बात की जा सकती है, जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। हमें देखना ये चाहिए कि वो लोग कनेक्ट करें, आके कम्युनिटीज़ में बात करें, अपने आर्ट के पीछे की कहानी बताएं। देखें, आपका आर्ट है या आपका मीम है या आपकी कोई वीडियो है, क्योंकि अभी जो एक चीज़ शायद थोड़ी सी लोगों को कन्फ्यूजन लग रही है वो ये है कि यार क्या NFT खाली आर्ट हो सकता है? नहीं, NFT मीम भी हो सकता है, NFT म्यूजिक वीडियो भी हो सकती है, NFT कोई ऑडियो भी हो सकती है, NFT कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। I mean, अगर किसी के पास अचानक से कोई नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई अनडिस्कवर्ड टेप निकल आती है, तो मेरे ख्याल से उसका NFT ऑक्शन रिकॉर्ड्स तो जो हैं वो मतलब किसी ने सोचे भी नहीं होंगे कि वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पे 1998, 1999 में इंटरनेट खड़ा था। अभी चीज़ें बहुत नई हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं। उनकी फाइनल शक्ल क्या निकलेगी कोई भी नहीं कह सकता, इवन उनको बनाने वाले भी नहीं कह सकते। तो क्रिप्टो स्पेस में, ब्लॉकचेन में, वेब 3.0 में अगर हम अभी आ जाएंगे अगले 10, 12, 15 साल के लिए, हम वहाँ पे अपनी से रख सकते हैं। द पॉलिसीज कैन बी अफेक्टेड बाय अस बीइंग देयर, रादर देन कि हम जो हैं अभी से किनारा कशी इख्तियार कर लें
और फिर जब टेक्नोलॉजी फुल अपने बूम पे पहुंच जाए तब हम जगह जगह जाके कह रहे हो कि हाँ जी पाकिस्तान भी आने की सोच रहा है, जो अक्सर हमारे साथ सैडली होता आया है. So I think that is one thing that we need to definitely. जैन, थैंक यू सो मच. आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत डिटेल में बात भी की. आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. टेक केयर.